मॉर्निंग, मैं अफ्रीका सरडा। आज आपको बीए पार्ट राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना। सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाएं किस प्रकार से की गई। सामाजिक समझौता सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में तक ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था अत्यधिक लोकप्रिय रहा। हुकर, मिल्टन, प्रोशियन, वुल्फ, कांट, ब्लैकस्टोन, स्पिनोज आदि विचारकों ने इसका समर्थन किया। 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के राजनीतिक विचारों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। यानी 17वीं सदी और 18वीं सदी के शुरू में तो यह लोकप्रिय रहा। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के जो विचारक थे उन्होंने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। अंग्रेज दार्शनिक हुम ने घोषित किया कि शासक और शासितों के समझौते के आधार के रूप में समझौता असंगत है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। सर हेनरी मेन ने कहा, समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है। बलंस्टली ने कहा है कि समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है। सरासर झूठा ने कहा है कि बेंथम सरासर झूठा बताया। बेंथम ने, फ्रेडरिक फॉलक, वाहम, एडवर्ड आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की। वाहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो ऐतिहासिक को समझने की उचित साधन है और न किसी ठोस का दर्शन है। इस सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत की हम जो आलोचना है, इस सिद्धांत की हम आलोचना 4 प्रकार से कर सकते हैं। ऐतिहासिक, इस सिद्धांत की आलोचना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। ऐतिहासिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक। ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक और चौथा है वैज्ञानिक। चौथा है वैज्ञानिक। हम 4 आधारों पर सामाजिक समझौते की आलोचना कर सकते हैं कि इतिहास के आधार पर भी ये खरा नहीं उतरता, फिलोसफी के आधार पर भी खरा नहीं उतरता, तर्क के आधार पर भी खरा नहीं उतरता और वैज्ञानिकता के आधार पर भी खरा नहीं उतरता। हम पहले बात करते हैं ऐतिहासिक आधार पर। भाई ऐतिहासिक आधार पर इनकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। इसमें पहला आता है यह समझौता अनैतिहासिक है। ऐतिहासिक, यह समझौता अनैतिहासिक है या ऐतिहासिक नहीं है। अनैतिहासिक मतलब ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक आधार पर हम इस समझौते को अनैतिहासिक समझौता कह सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समझौते का ये गलत मात्र है, क्योंकि इतिहास में इस बात का कभी भी उदाहरण नहीं मिला कि आदि मनुष्यों के बीच में कोई समझौता हुआ होगा। सुविधा के समर्थक अपने पक्ष में पहला जो समझौता हुआ था वो 11 नवंबर 1620 को मैकफार पैक्ट के तहत किया गया था। इस प्रकार अब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस प्रकार का समझौता हुआ। दूसरा, ऐतिहासिक आधार पर प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत। इस समझौते के आधार पर, इस समझौते में जो प्राकृतिक अवस्था की बात की गई है वो मानवीय इतिहास की दृष्टि से पूर्णतः गलत है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मानवीय इतिहास पर प्राकृतिक अवस्था तथा सामाजिक अवस्था को 2 कालों में बांट देता है। ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य और समाज नहीं था, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल विभाजन नितांत असत्य है। इतिहास में कहीं भी ऐसी अवस्था का प्रमाण नहीं मिलता जब मानव संगठन विहीन अवस्था में रहा हो।
कि मानव ऐसा कहीं भी नहीं रहा कि मानव संगठन विहीन अवस्था में रहता हो। तीसरा है राज्य विकास का परिणाम निर्माण नहीं। तीसरी जो आलोचना है, राज्य विकास का परिणाम निर्माण नहीं। सामाजिक समझौते सिद्धांत के आधार पर राज्य का निर्माण किया, जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम अध्ययन करें तो यह बात निश्चित होती है कि राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है, कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया। इतिहास के अनुसार राज्य और इस प्रकार के अंत में मानवीय संस्थाओं का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। स्वभाव रूप से सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य प्रारंभ में परिवारों में रहा, फिर कुलों में गया, कुल बने, फिर कुल से कबीले बने, कबीलों से जनपद बने और जनपद से राज्य। इस रूप से राज्य का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक आधार पर समझौते के सिद्धांत की आलोचना की गई। उन्हें इस दृष्टि में कांट आदि विचारकों ने इस बात का प्रतिपादन किया गया कि चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से कोई समझौता न हुआ, दार्शनिक दृष्टिकोण से समझौता हुआ हो, तो इस आधार पर प्रतिपादन किया कि ऐतिहासिक दृष्टि से कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से समझौते के औचित्य में संदेह नहीं किया जा सकता। इसके मतानुसार इसके आधार पर राज्य के स्वरूप एवं व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक समझौतों में उचित समझा जा सकता है, लेकिन दार्शनिक आधार से भी इस सिद्धांत पर अनेक आपत्तियां की जा सकती है जो निम्नलिखित है। अब हम करते हैं दार्शनिक आधार। ये तीन आधारों पर जो आलोचनाएं की गई वो ऐतिहासिक आधार पर। दार्शनिक आधार पर जो आलोचनाएं की गई उसमें यह आलोचना मुख्य है कि इस राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को ऐसे संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो, यानी कि सिद्धांत में सामाजिक समझौते सिद्धांत। किंतु राज्य की सदस्यता कभी भी ऐच्छिक नहीं थी, वरना अन्य अनिवार्य थी। व्यक्ति उसी प्रकार के सदस्य होते हैं जिस प्रकार से परिवार राज्य व्यक्ति राज्य के सदस्य उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार के परिवार के हो। यदि राज्य एक कबीला, क्लब, व्यापारिक संस्था की तरह संस्था से बनाया हो, अपने आप बनाया गया संगठन हो, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि उसका सदस्य बने या न बने, उसमें शामिल हो या न हो, जब चाहे अलग हो जाए। किंतु इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को समझौता का किस सिद्धांत में? सामाजिक समझौते में। सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर साधारणतः साझेदारी पर आधारित ऐच्छिक समुदाय के रूप में चिंतित किया गया। अतः इस सिद्धांत द्वारा किया गया राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन नितांत त्रुटिपूर्ण है, नितांत गलत है। दूसरा है राज्य और व्यक्ति के संबंधों में अनुचित व्याख्या। राज्य और व्यक्ति के संबंधों, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या। अनुचित व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार दार्शनिक यह कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति की जो परिभाषा है अनुचित की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से संतान और माता पिता के बीच संबंध पाए जाते हैं उसकी व्याख्या किसी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती। यानी संतान और माता पिता का जो संबंध है वो किसी समझौते के आधार पर नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य के बीच चाहे गए समझौतों की व्याख्या किसी भी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक संबंध समझौते का नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव पर निर्भर है, मानव स्वभाव पर आधारित है।
नंबर 3 है राज्य कृत्रिम संस्थान। राज्य कृत्रिम संस्था नहीं, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य को कृत्रिम संस्था बताया गया, राज्य को बनाई हुई संस्था बताया गया। यह सिद्धांत राज्य की प्रकृति की कृति है, लेकिन राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, मानवीय स्वभाव पर आधारित प्राकृतिक संस्था है। राज्य मनुष्यों के स्वाभाविक सामाजिक समझौते का परिणाम है। नंबर 4 विद्रोह का पोषक। विद्रोह का पोषक, विद्रोह का पोषक। समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताता है। विद्रोह क्रांति और अराजकता को प्रोत्साहित करता है और नागरिकों को व्यवस्थित जीवन में अंत का कारण बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, या विद्रोह के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण नहीं होता। तो इसलिए सामाजिक समझौते सिद्धांत को विद्रोह का पोषक कहा जाता है। 5वां है प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं। प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं, अस्तित्व संभव नहीं। प्राकृतिक अवस्था में जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो ये पूर्णतः असंभव था, पूर्णतः असंभव था। इसी प्रकार हम तार्किक आधार पर भी इसको अतार्किक कहते हैं, क्योंकि इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं है कि इस प्रकार से सामाजिक समझौता हुआ था। सामाजिक समझौते को केवल इतिहास एवं दर्शन तर्क की दृष्टि से नितांत असम्मत है। यह बात समझ में नहीं आती कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में, जो कि राज्य संस्था में नितांत अपरिचित थे, एकाएक ही राजनीतिक चेतना का उदय कैसे हो गया। हमारा व्यवहारिक अनुभव हमें यह बताता है कि राजनीतिक चेतना सामाजिक जीवन में ही उत्पन्न होती है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति इतने शीघ्रगामी आश्चर्यजनक परिवर्तन की व्याख्या तर्क के आधार पर संभव नहीं है। कहावत है, एक राम में चित्ता अपना रंग नहीं बदल सकता, एक रात में चित्ता अपना रंग नहीं बदल सकता, एक रात में सपने पूरे नहीं हो सकते। ये दोनों चीज़ें हमें इस बात को निश्चित करती है कि ये सिद्धांत अतार्किक है, ये सिद्धांत तार्किक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वैधानिक। नेक्स्ट है हमारा वैधानिक। वैधानिकता या कानूनी रूप से राज्य के सिद्धांत को हम क्या मानते हैं? वैधानिक आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ये खरा नहीं उतरता। इसके पक्ष में इस पर क्या अपेक्ष लगाए गए हैं, किस प्रकार की आलोचना की गई है, ये हम देखते हैं। कि वैधानिकता की दृष्टि से हम देखते हैं कि जो राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह वैधानिक दृष्टि से खरा नहीं उतरता। क्यों नहीं खरा उतरता? इस पर कुछ अपेक्ष लगाए गए हैं, कुछ आलोचनाएं की गई है, वो निम्नानुसार है। नंबर 1 है प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव है। नंबर 1 है प्राकृतिक अवस्था में समझौता, प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं। प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं। वैधानिक आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में ऐसा कोई समझौता नहीं था। यह तर्क लिए यह मान लिया जाए कि आदि मनुष्य
अपनी सामाजिक चेतना से इतने आगे बढ़ गया था कि समझौता कर सकता। तो प्राकृतिक अवस्था में किए गए किसी भी सैद्धांतिक समझौते की वैधानिक दृष्टि से महत्व नहीं है, क्योंकि किसी भी समझौते को वैध रूप प्राप्त होने के लिए ये आवश्यक है कि उसके पीछे राज्य की स्वीकृति का बल हो। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में राज्य का अस्तित्व ही नहीं था, तो समझौते के पीछे कोई शक्ति नहीं थी। ग्रीन के शब्दों में सामाजिक समझौते के चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत कानूनी दृष्टि से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें है, दूसरा वैधानिकता में है कि समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं। समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं। समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं। सबसे बड़ी बात जो आलोचना का वैधानिक दृष्टि से आलोचना का आधार है कि समझौता हमारा जो है वो वर्तमान समय में मान्य नहीं है। और वर्तमान समय में मान्य मतलब 18वीं और 19वीं सदी में मान्य नहीं होने के कारण इसकी आलोचना की गई। कोई भी समझौता जिन निश्चित लोगों के मध्य होता है उन्हीं पर लागू होता है। अब अतः किसी अज्ञात समयों में अज्ञात व्यक्तियों के साथ समझौता किया गया, तो वो जिस समय किया गया था उसी के साथ लागू था। वर्तमान समय में यह लागू नहीं था, यह कानूनी दृष्टि से अमान्य है। बेंथम के अनुसार मेरे लिए यह आज्ञा पालना जरूरी है, इसलिए नहीं है कि मेरे परपिता महल ने तृतीय जार्ज के परपिता के कोई समझौता किया, वरना मेरे लिए तो यह है कि विद्रोह के लाभ की अपेक्षा मुझे हानि कितनी अधिक हुई। इस प्रकार तर्क अपनाते हुए डॉक्टर आशीर्वाद ने कहा है कि यदि पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए तो उनके बच्चे दांत क्यों उतरेंगे, या उनके बच्चों के दांत खट्टे क्यों होंगे। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व। सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व। कितनी भी आलोचनाएं क्यों नहीं की गई हो, कितनी भी कमियां क्यों नहीं निकाली गई हो, फिर भी हम महत्व से नकार नहीं सकते, फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि इस सिद्धांत का महत्व नहीं है। क्यों नहीं, क्या क्या महत्व है, क्या क्या महत्व है। इस सिद्धांत में सबसे पहले उन तत्वों का खंडन किया गया। इस सिद्धांत में, इस सामाजिक सिद्धांत में, इस सिद्धांत में सबसे पहले उन सिद्धांतों का खंडन किया गया। इन सिद्धांतों का खंडन किया गया जो इससे पहले के सिद्धांत थे, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, शक्ति सिद्धांत। इन सिद्धांतों का खंडन किया गया क्यों किया गया कि उनकी व्याख्या धार्मिक ग्रंथों से त्रुटिपूर्ण थी। इस सिद्धांत में सबसे पहले उन सिद्धांतों का खंडन किया गया जिनकी व्याख्या धार्मिक ग्रंथों में त्रुटिपूर्ण थी। यानी इससे पूर्व के जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या धार्मिक ग्रंथों में त्रुटिपूर्ण थी। इसलिए इस सिद्धांत ने, सामाजिक समझौते सिद्धांत ने उन त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं को गलत किया, इसलिए हम इसका महत्व मानते हैं। दूसरा है, ये जो राज्य है सामाजिक राज्य, ये जन सहमति पर आधारित है। जन सहमति पर आधारित, ये राज्य जन सहमति पर आधारित है।
इस सिद्धांत द्वारा इस सत्य का प्रतिपादन किया गया कि शक्ति या शासन की व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, वरन जन सहमति ही राज्य का आधार है। यह सिद्धांत इस मौलिक तथ्य का समर्थक है कि राज्य अपनी शक्ति प्रजा से प्राप्त करता है और न कि राज्य को मनमानी का अधिकार है। तीसरी जो विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता। इस जो सिद्धांत है सामाजिक समझौते सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता को अपूर्व बल दिया गया। सामाजिक समझौते सिद्धांत द्वारा पर्व उत्सव संबंधी विचारधारा को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ओबस के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता विचार का प्रतिपादन किया। लोक ने राजनीतिक संप्रभुता प्रेरणा की बात की, रूसों ने सामान्य इच्छा संबंधी बात की, और ये सारी की सारी इच्छाएं थी, ये सारे के सारे सिद्धांत थे, ये लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित थे। एक बात को न देख लेते हैं। आज हमने दो टॉपिकों की चर्चा की। कौन से? सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाएं और सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व। आलोचनाएं हमने चार प्रकार से की: ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक और वैधानिक। चार आधारों पर हमने आलोचना की। ऐतिहासिक में अनैतिहासिक बताया, प्राकृतिक अवस्था की धारणा को गलत बताया, राज्य विकास का परिणाम है निर्माण नहीं, ये ऐतिहासिक आधार पर। दार्शनिक आधार पर 5 आलोचनाएं की गई। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं, राज्य और व्यक्तियों के संबंधों की अनुचित व्याख्या की गई, ये सामाजिक संबंध। तीसरा है राज्य कर्तव्य संस्था नहीं है। चौथा है विद्रोह का पोषक है। पांचवा है प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं था। तार्किक में अतार्किक बताया गया तुरंत है। वैधानिकता में प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं था, तो समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। महत्व इसके 3 बताए गए हैं। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे पहले के जो धार्मिक ग्रंथों द्वारा गलत राज्य सिद्धांत की व्याख्या की गई थी उसका खंडन किया गया। दूसरा, ये राज्य सामाजिक सहमति का मतलब जन सम्मति से बना है। और तीसरा, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। इस प्रकार आज हमने 2 समझौते सिद्धांत की 2 व्याख्याओं की बात की, 2 पॉइंटों की बात की, सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना और महत्व। थैंक यू, धन्यवाद।